मतलब आप वही बात है, मतलब ब्याह भी सरकार कराओगे इनके, इन कांग्रेसिया ने नौकरी भी सरकार दे दो, इनके ब्याह भी सरकार करवा दो। और किसी के बालक ना होंगे ना, मैं आपको एक बड़ी मजाक की और बात बता रहा हूँ, किसी के ब्याह अगर मान ले सरकार ब्याह करा भी दे, किसी के बालक ना होंगे फिर इनको बालक भी अपने सरकारें दे दो, बालक ने फिर पढ़ा भी सरकारें दो। अरे भैया फिर तुम क्या हो, तुम तो फिर उस अपने सरदार से भी आके निकल गए। तो समदेसर भारत, भारत में हरियाणा, देशा में देसर भारत, भारत में हरियाणा। हरियाणा टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हो हरियाणा टीवी। तो भाई आज आप आ गया गगन हरियाणवी भाई जो है अपना कलाकार भाई है हरियाणा का, बहुत सारे लोग जानते होंगे भाई ने। तो आज भाई तय पूछांगे किसी की लाइफ चल रही है। राम राम गगन भाई। राम राम अंकित भाई। और कैसे हो गगन भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, और हरियाणा टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और आपका स्वागत है। तो गगन भाई आप इतने बढ़िया बढ़िया गाने काटो हो, आपके इतना नाम है, इतने लोग लाइक करे, फिर एकदम से आपने पॉलिटिक्स में जाने की कैसे सोची, बीजेपी कैसे ज्वाइन कर ली? अंकित भाई क्या है कि कोई भी इस देश का जो नागरिक है, सबसे पहले हम अपने इस देश के नागरिक हैं। काम धंधे हमारे अलग अलग हो सकते हैं, हम कलाकार हैं, हमारे बहुत सारे सुनने वाले भाई हमको प्यार करते हैं, परंतु सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं। और सबसे पहले हमने देश के बारे में सोचना है कि हमारा देश अच्छा कैसे हो, हमारे देश पे जो शासन करने वाले लोग हैं वो अच्छे होंगे तो ही हमारा देश सबसे बढ़िया रहेगा, हमारा सामाजिक तानाबाना अच्छा रहेगा और हमारा भारत जो प्रगति करेगा। अब जैसे पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि अपना भारत दुनिया में किस प्रकार से मतलब एक अलग भारत की इमेज बन गई है, अर्थव्यवस्था बढ़ती, अर्थव्यवस्था भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये सब कुछ मोदी जी के कारण संभव हो पाया है और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नीतियों के कारण संभव हो पाया है। तो हम भी एक भारत के नागरिक होने के नाते भाई पॉलिटिकल हमारा नजरिया ये था कि हमें भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का साथ देना चाहिए, इसलिए बड़े खुले मन से और बड़े खुले दिल से हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अभी आप लोगों को कुछ दिखाने से अच्छा लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो? बिल्कुल, समाज सेवा कलाकार का तो हृदय हमेशा ही दूसरों के लिए कुछ करना होता है। पहले भी हम अपने गानों के माध्यम से, अपनी वीडियोस के माध्यम से लोगों के लिए सेवा का काम करते थे, लेकिन अब और भी समाज में हमने जैसे देखते हैं, गांव में जाते हैं, गांव से हम जुड़े भी हुए हैं, गांव से ही उठकर यहाँ तक आए हैं। बहुत सारे वंचित लोग ऐसे हैं जिन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो समाज सेवा के लिए और जो समाज की अच्छी सेवा करने लग रहे हैं उनकी सहायता के लिए, उनको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में हम आए हैं। एक और जैसे अभी लोगों का मनोरंजन कर रहे थे आप अच्छे से, तो एकदम से कैसे आपकी सलाह बन गई कि चलो लोगों के भला के लिए कुछ करा जाओ है? किसी ने मतलब सलाह दी या फिर? न सलाह तो सलाह भी देते रहते हैं सब भाई, आप जैसे भाई होते हैं, पर जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जब हमारी आयु कम होती है तो फिर उस टाइम पे एक ही नजरिया रहता है कि भाई हम अपने लिए क्या करें। लेकिन जब आदमी अपने लिए करके, जब आदमी का मन भर जाता है, फिर आदमी सोचता है कि भाई समाज के लिए क्या करें। तो पहले अपने गानों के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे थे, अब राजनीति के माध्यम से करेंगे। अच्छा, तो बीजेपी में अब की बार क्या कुछ करोगे अपने, अगर आगे आने वाले टाइम में भी सरकार आती है आपकी, तो जनता के लिए क्या कुछ करोगे आप, क्या क्या वादे करोगे? देखो, वायदे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वायदे तो हमारी पार्टी करती है और मोदी जी करते हैं वायदे तो। और वायदे क्या, मोदी जी तो गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उसको निभाया है, इसकी गारंटी है। और गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। जिस प्रकार पूरा देश देखने लग रहा है किस प्रकार से मोदी जी ने देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। सुनने में आओ मोदी जी ने तो एक पीछे भी गारंटी दी थी कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, उस बारे में क्या कहोगे? मोदी ने 15 लाख रुपए की गारंटी नहीं दी थी। ये विपक्ष क्या है, विपक्ष हमेशा अपने देश में आज लड़ाई है विचारधारा की। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इस राष्ट्र के साथ खड़े हैं, एक तरफ एक इंडी गठबंधन है जिसमें सारे चोर लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं। किसी का भी नाम उठा के देख लो, आज तक उन लोगों ने इस देश को लूटा है।
एक तरफ देश और सनातन और इस राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, भारत माता की पूजा करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ भारत माता को गाली देने वाले लोग हैं, सनातन को गाली देने वाले लोग हैं और राम को ना मानने वाले लोग हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। और रही बात 15 लाख रुपए की, अगर हमारा ये राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम उन 15 लाख रुपए क्या करेंगे? मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीब आदमी के लिए, जनता के लिए इतने काम कर दिए कि 15 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं उनके सामने, कुछ भी वैल्यू नहीं 15 लाख की। जिस बहन को धुएं से पीछा छूट के, जिसके घर में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर आ गया, ऐसी लाखों करोड़ों बहनें हैं, तो वो उन 15 लाख का क्या करेंगी? जिस जमींदार ने 3 महीने में प्रधानमंत्री जो किसानों को सहायता मिलती है, जिसके खाते में पैसे आने लग रहे हैं, वो बता 15 लाख का क्या करेगा? 15 लाख एकदम किसको कौन दे सकता है बताओ आप? अब हमने कई जगह सुनने में तो ऐसा मिला है कि जो अपने रांडे रांडे हुए और हम मोदी का गेला तो उनकी पलसण बना दी मोदी ने। ऐसा नहीं है, ये अपना हरियाणा है, यहाँ पे मजाक चलता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो बड़ा मन से और बड़ी मजबूती से मोदी जी के साथ खड़ा है। ना वो किसी ने कहता ना सुनता, क्योंकि जिन लोगों के बालक बिना सिफारिश कर, बिना पीछे के नौकरी लाग गए, पहले हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस सरकार में हर गांव के साथ राजनेताओं के दलाल होते थे कांग्रेस के। उन तो जाके मिलना पड़ा करता, वो नेता तो जाके मिलवा करते या अपने पहले पीछे लिया करते, जिसकी सिफारिश हुआ करती वो नौकरी लग गया करता। लेकिन ईब जब से बीजेपी सरकार हरियाणा में आई है, भारत में आई है, तब से जो बालक टैलेंटेड है, जिसके पास टैलेंट है, जो बालक सच में उसके योग्य है, उसको नौकरी मिल रही है। ऐसे ऐसे गरीब घरों के बालक नौकरी लाग रहे जिन्हें कभी सोची नहीं थी वो नौकरी लाग जाएंगे। अब ये बताओ वो किस प्रकार से मोदी जी का साथ नहीं देंगे? वो सब लोग मोदी जी के साथ हैं जिनके घर बैठे काम होने लग रहे हैं। सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, नहीं तो पहले लाइन में खड़े रहा करते, बिचौलिए लूटा करते, काम नहीं करके दिया करते। अब कहीं लाइन में नहीं खड़ा होना, जाकर अपना कंप्यूटर पर काम कराओ, सब कुछ काम होने लग रहे हैं। इब्बी भी जो कर हमने कई लोग सुनने में मिला है कि जो एक अपना फैमिली आईडी लगा लो, आधार कार्ड लगा लो, उसमें भी अगर कुछ चीज गलत हो जाए वह ठीक करवाने खातर भी पूरा दिन लाइन में ही खड़ा रहना पड़ा है। जब भी ठीक ना होती अगला दिन कई दिन में जाकर एक समस्या समाधान हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली आईडी में 3-4 गलती तो मैंने आड़े घराए बैठे बैठे ठीक करा ली, क्योंकि जो पोर्टल खुले हुए हैं ना, सब कुछ पोर्टल पे है। अगर पोर्टल वाला आपका कोई परिचित है तो आप घर बैठे करवा सको, नहीं तो पोर्टल बड़ी एयर कंडीशन पोर्टल बना रखे हैं, जाकर कुर्सी बैठकर आराम तो उस भाई को अपनी डिटेल बताओ, सारी जब परेशानी तुरंत सोल्यूशन हो जाता है, किसी ने लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। एक और बात गगन भाई, जुगर आपने इतने सांस्कृतिक गाने गाए हैं, तो उसमें पहले आप का बेस ज्यादातर बाबा के रूप में देखा गया है, एक बाबा। तो एकदम मतलब दशका का भी ये सवाल है कि बाबा जो अपना एकदम वो था, तो एकदम मतलब देश सेवा में कैसे आने की सोच ली, लोग तो सोचने लगे देख ले बाबा ही बनेगा तो गगन भाई। देखो क्या है, मैं बचपन से ही अपने गुरुजी के साथ ही रहा हूँ डेरे में। तो बाबा वाले जो विचार है वो जो एक वो आध्यात्मिक विचार होते हैं व्यक्तिगत, वो बड़े व्यक्तिगत होते हैं। तो वो तो मेरे अंदर हमेशा ही रहेंगे, और कपड़ों से कोई व्यक्ति बाबा नहीं होता। मैं बचपन में अपने गुरुजी के पास 12 साल डेरे में रहा हूँ और साधु संतों की बचपन से सेवा करी है। लेकिन सबसे पहले वही बात फिर है कि हम ये राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है। हम भक्ति भी जब कर पाएंगे जब ये राष्ट्र सुरक्षित होगा और हमारा समाज में शांति होगी और हमारा देश प्रगति करेगा। अगर खाना न घर में दाने नहीं होंगे तो बाबा पड़ा भी क्या करेगा फिर? तो वो तो मेरा जो सनातन का अपना वेश है या सनातन की जो अपनी पहचान है वो मैं कभी भी धारण कर लेता हूँ। इसमें कपड़ों से कोई मतलब मेरी सोच में अंतर नहीं होता। कपड़े तो मैं कभी पहन लेता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, अभी मैं अयोध्या गया हुआ था तो वहां अपने भगवा पहन के घूम लेता हूँ। हाँ, वो तो अपना अपना भगवा तो हमारी शान है ना सनातन की। भगवा पहनने से या माला पहनने से कोई आदमी बाबा नहीं हो जाता। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अभी 1-2 दिन पहले की बात है शायद, जो अपने अरविंद शर्मा जी हैं वो गए थे यहाँ टिटोली गांव में, बीजेपी से हैं अपने, तो वहां पे मार पिटाई सी हुई उनके साथ, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो उसका क्या रीजन मानो, इतनी लोग इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? मार पिटाई नहीं हो रखी, ये क्या है, ये कांग्रेसी लोग हैं
और ये सारा का सारा जो किया धरा है ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनके साथ गांव में एक आध गांव में छिटपुट घटना करी है। लेकिन इससे जो बीजेपी का वोटर है या फिर जो आम समाज है, जो गरीब लोग हैं, उनको पता लगने लग रहा है कि भाई कांग्रेस किस प्रकार गरीबों को दबाकर, गरीबों को धमकाकर, गरीबों को डराकर मतलब ये वोट लेना चाहते हैं। तो उससे लोगों के अंदर और स्थिति क्लियर होने लग रही है। कोई आम आदमी विरोध नहीं कर रहा है। आम आदमी को तो पता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार इस देश की भलाई के लिए काम करने लग रही है। वो कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस का काम हमेशा ही समाज में आपसी भाईचारा बिगाड़ना रहा है और कांग्रेस का काम हमेशा ही इस देश में जातीय दंगे कराने रहे हैं। जैसे 2016 में हरियाणा को जलवा था कांग्रेस ने, इसी प्रकार वो फिर सोच रहे दंगे करवाने की। अभी तो विरोध कर रहा है, अभी देखना चुनाव तक वो और भी बड़े कदम उठाएंगे। लोग तो भी कहे कि मुसलमाना की सरकार है कांग्रेस की। हाँ, तो ये खुल के इन्हें कह दिया ना, मनमोहन सिंह ने बयान दिया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है। मनमोहन सिंह ने यह कहा कि बस सबसे पहले इस देश के संसाधनों के ऊपर मुसलमानों का अधिकार है। एक आदमी के अपनी प्रॉपर्टी, अब ये कहते हैं हमारी सरकार आ गई ना, अपने मैनिफेस्टो में लिखा अगर हमारी सरकार आ गई तो हम सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसका हम एक्सरे करेंगे और हमारी प्रॉपर्टी फिर बराबर बांटेंगे। भैया हमारे 2 बच्चे हैं, उनके 20 बच्चे हैं, तो क्यों कर प्रॉपर्टी बराबर बांटी जाएगी। ये खुल के सनातन का विरोध करते हैं। कांग्रेस की उस विचारधारा के लोग हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार बनी तो इन गाय काट के जब इन्हें खुशी मनाई। भाई खुशी वैसे भी तो मनाई जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस का काम है कि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाना, हिंदुओं के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये कांग्रेस की सदा से ही चाल रही है। और ये देश को तोड़ने वाली और सनातन का अपमान करने वाली पार्टी है। हर हिंदू इस बात को समझता है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका व्यक्तिगत फायदा हो रखा है, जिनको जो डायरेक्ट कांग्रेस के लोगों से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्तिगत उस लूट में शामिल थे, वो इनके साथ है, बाकी कोई इनके साथ नहीं है। अभी कांग्रेस सरकार में तो वादे भी किए गए हैं कि सिलेंडर भी 500 रुपये कर दिया जाएगा और जो बुढ़िया की पेंशन है वह भी 6,000 रुपये कर दी जाएगी। ये क्या है, कांग्रेस जो है वो सदा से ही इस देश को लूटती आई है, झूठे वादे करती आई है। ये तो पिछले 70 साल से करे गरीबी ने खो देंगे। पहले नेहरू का कर दा गरीबी ने खो देंगे, फिर इंदिरा जी कर दी गरीबी ने खो देंगे, फिर राजीव कर दा गरीबी ने खो देंगे। इन पर गरीबी नहीं खोई आज तक। और जबकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में कम से कम भी कई करोड़ लोग गरीबी रेखा तो ऊपर काट दिए। जो गरीबी रेखा में जिया करते करोड़ों लोगों को तो मकान बना के दे दिए। और ये तो मकान असल तो बनाने की बात दूर है, को बना लिया करते तो आप पे लूट लाट लिया करते ने। एक चीज और है जो सबसे ऊपर चल रही है। कई जगह जैसे हम तो सर्वे वगैरह भी करा है इलेक्शन के, तो उसमें कई जगह सुनने में आवा है कि हम जो अरविंद शर्मा या कोई और है जो उठ रहे हैं, हम किसी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, हम तो खाली मोदी के नाम पे दे रहे हैं। उस बारे में क्या कहोगे? मतलब जो ये है जो नीचे अपने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन पर भरोसा नहीं है पब्लिक ने। देखो, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी की तरह ही है। जो मोदी जी की सोच है वो बीजेपी की हर कार्यकर्ता की सोच है। और हमारी पार्टी एक अनुशासन की पार्टी है। हमारी पार्टी में नीचे से ऊपर तक एक ही विचार रहता है। कांग्रेस की तरह ये नहीं है कि भाई नीचे वाले कुछ कह रहे हैं, ऊपर वाले कोई कह रहे हैं, कोई अपना नामांकन छोड़ के दूसरी पार्टी में भाग रहे हैं। भागदौड़ नहीं है हमारी पार्टी में, अनुशासन की पार्टी है। और मोदी जी ही हम सब के सरदार हैं। हमने उनको ही मजबूत करना है। अरविंद शर्मा जी जीतेंगे तब मोदी जी मजबूत होंगे। और ये देश का आम चुनाव है, ये मोदी जी के लिए ही, प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव होने लग रहा है। तो हमने ऊपर देख कर वोट करने लग रहे हैं। अब जिसके पास कोई सरदार ही नहीं है, जो इंडी गठबंधन है, चोर लुटेरों का गठबंधन है, उसका कोई नेता ही नहीं है। दिल्ली में क्या है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होने से वो लवली सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं कोई भाग रहा है, कहीं कोई भाग रहा है। ममता बनर्जी इनको भिड़ने नहीं दे रही बंगाल में कांग्रेस को, उधर से पंजाब में इनका झगड़ा चल रहा है। इनका कोई नेता ही नहीं है। हमारा नेता तो ये तो बड़े गर्व की बात है कि मोदी जी के नाम पर ये देश वोट देने लग रहा है। अगर कल दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी में आ जाओ है तो क्या कहोगे आप? देखो, अगर वो अपनी जीवन में इस भूल को सुधार लेता है, कांग्रेस में रहना तो हर व्यक्ति के लिए पाप समझो। राष्ट्र विरोधी पार्टी है ये राम की विरोधी पार्टी है। दीपेंद्र हुड्डा भी हमारा भाई है, हमारा अपना है। अगर वो इस भ्रष्टाचार वाली पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, तो स्वागत है उनका।
अच्छा, तो लोग भी ऐसा ही प्यार देंगे उन्हें? बिल्कुल देंगे, इतना ही प्यार देंगे क्योंकि हमारा एक परिवार है, हमारी पार्टी एक परिवार की तरह यहाँ सबको सम्मान मिलता है। अच्छा, हाँ। तो आपकी नजर में क्या लगे है, आने वाले टाइम में बीजेपी विकास करवाओगी? भैया ये तो आप देखने लग रहे हो पिछले 10 साल में किस प्रकार से विकास हुआ है, और मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो मकान बनने से पहले जैसे नींव भरी जाती है ना, ये तो ओनली नींव है, ये तो एक नमूना है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जिस भारत को 10वें नंबर पर पड़ा था कोई पूछा नहीं करता, कपड़े तुरवा लिया करते एयरपोर्ट पे, परमिशन नहीं मिला रही देश में बढ़ने की, आज पूरी दुनिया मोदी मोदी करने लग रही है। हर देश में मोदी के नारे, नाम के नारे लग रहे हैं। हमारे भारत का दुनिया में नाम रोशन हो गया है, तो आने वाले सालों में तो और बहुत कुछ होगा, उसकी तस्वीर दिखने लग रही है। ये लोग तो भी कहें गगन भाई या कहे मोदी तो है अपना टाइम पास कर रहा है, क्योंकि कोई भी आज तक विदेश नहीं गया नू, और वो मतलब विदेशा में जाओ है, खाम खाई पैसा खराब कर है, हेलीकॉप्टर में उड़ के जाओ है, विदेशा में जाकर पहचान बनाने लाग रहे अपनी, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई शायद मोदी जी तो पहला, मोदी जी तो एक आम घर के बालक है, वो शायद अपने आपके और मेरे तभी कम ब्योत के रहे हैं, चाय बेचने अपना आपने चाय बेची ना मैंने चाय बेची होगी। जिस टाइम पे मोदी जी घर घर घूमया करते, उस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा राहुल गांधी के पास था, और आज भी और पहले भी था, और शायद मोदी जी तक घने बार घूमे ही हैं। इनके तो जो नेहरू जी थे, नेहरू जी के तो कपड़े भी इंग्लैंड धोखा करते, सुनी है ना आपने, कपड़े भी इंग्लैंड दो, जब हमारा देश एक एक दाने के लिए तरस रहा था तब इनके कपड़े इंग्लैंड धोखा करते, तो कौन घूमया करता विदेश में ज्यादा? और राहुल गांधी तीसरे दिन छुट्टी लेके विदेश में कौन जाता है? मोदी जी जाते हैं तो देश के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। बाहर देश के दूसरे दुनिया के जो कारोबारी लोग हैं वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल हब अपना हिंदुस्तान बनने लग रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा जो हथियार बेच रहे हैं, हमारा भारत हथियार एक्सपोर्ट करने लग रहा है। पहले हमारे देश में जो कुछ आया करता उसमें लूट होया करती, हर व्यक्ति का हिस्सा आया करता। लूट का कारोबार इनका बंद करके मोदी जी ने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को अपने देश में लेकर आए हैं। सबको बताया कि भाई भारत आओ, और वो भारत आ रहे, उनको दिख भी रहा है कि अपार संभावनाओं का देश है, सबको सुरक्षा मिल रही है, बढ़िया सबको कारोबार करने का मौका मिल रहा है। तो मोदी जी को पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी वैसे ही पहचान इतनी है। जो अभी अपनी फौज है वो 4 साल की कर दी है, जो रेलवे वगैरह सब ठेकेदारी पर कर दिया है, सुनने में भी आया है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो फौज क्या है, जो अग्निवीर योजना है, हम कई देश हम देखते हैं कि जैसे इजराइल है, और भी कई देश ऐसे हैं कि उसमें कंपलसरी है कि देश का हर नागरिक सेना में जरूर जाएगा, राष्ट्र के लिए सेवा करेगा। अब जो बालक 18 साल के होने के बाद जिसकी सेना में जाने की रुचि है वो सेना में जाए। 4 साल तक सेना में रहकर वो 10 लाख रुपए उसको मिलेंगे जब आएगा। 4 ही साल तो दिए ने अपने देश को, 18 से लेकर 22 साल तक। आप 22 साल तक क्या होता है, 22 साल तक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने कारोबार अपने काम धंधे के लिए निकलता है बाहर। उस टाइम तक उस बच्चे के पास 10 लाख रुपए होंगे, उस जवान के पास, उसके पास उसका लाइसेंस होगा, उसने राष्ट्रीय सेवा कर ली होगी, वो हर महीने जो उसको तनख्वाह मिल रही वो अलग रहेगी, और उसके आधार पर फिर वो बाहर अगर कुछ भी काम कर सके है, और सारे के सारे बाहर आएंगे नहीं, उनमें से कुछ लोग फौज में भी रहेंगे। तो ये गलत कहाँ है इसमें? फौजों वालों का कहना है जो बच्चा 4 साल फौज कराया होगा वो हथियार सीखा होगा, उसके बाद तो यहाँ के दंगे फसाद ही करेगा। दंगे फसाद करने वाला तो दंगे फसाद ही करता है। क्या हमारे जो सैनिक 15 साल तक फौज में रहने के बाद आते हैं, क्या वो दंगे फसाद करते हैं आने के बाद? मेरे कितने भाई ऐसे हैं जो 10-15 साल की नौकरी करने के बाद आकर अलग अलग फील्ड में अफसर भी लग रहे हैं, बढ़िया नौकरी कर ले, बढ़िया देश सेवा करने लग रहे हैं। और ये बात कहना कि वो आकर दंगे फसाद करेगा, इसका मतलब ये है कि उनको हमारी फौज के नियमों पर विश्वास नहीं है, हमारी फौज में विश्वास नहीं है। भारतीय जो फौज है ना, फौज में आदमी को राष्ट्र भक्ति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो चीजें सिखाई जाती हैं कि वो कभी भी आकर दंगे फसाद नहीं करेगा, वो देश सेवा ही करेगा। कोई फौजी दंगे फसाद नहीं करता। ये तो हमारे फौजियों के ऊपर कलंक लगाने वाली बात है जो लोग ये कह रहे हैं। हम 1-2 साल के इंस्टीट्यूट में कुछ सीख के आते तो हम वैसा ही बनने की कोशिश करते। 4-4 साल जो फौज में व्यक्ति रहा होगा वो दंगे फसाद करेगा। उसके पास पैसा होगा, उसके पास कारोबार करने के लिए
अनेक पढ़ने के लिए भी उसके पास ऑप्शन होंगे, वो कुछ भी करेगा यार, दंगे फसाद क्यों करेगा वो? ये सब झूठी भ्रांतियां देश को भगाने के लिए फैलाई लोगों का कहना है ना, जैसे कि वो बालक फिर 4 साल बाद आगे क्या करेगा, वो तो कुछ रोजगार नहीं कर सकता। कर क्यों नहीं सकता? वो तो घना काम करेगा। फौज में रहने के बाद उसकी दिमाग का इतना विकास हो जाएगा, वो अनेक काम कर सकेगा भाई। उसके पास पैसा होगा, जब पैसा नहीं होता तब हमारा दिमाग काम नहीं करता है। उसके पास पैसा होगा, पैसे से वो कोई भी काम तुरंत शुरू कर लेगा। अब जैसे उनके ऊपर एक सवाल भी उठा है कि जो वो काम करके आवा है, 4 साल जो जॉब करे आया, वो कई जगह इबनो भी कहा लोग कोई नु का खेती बाड़ी कर लेगा या फिर कोई नु का अपना घर संभालेगा। तो लोग का क्या एक और सवाल उठा है, यो काम तो पहले भी कर लेगा। देखो ऐसा है, लोगों का काम तो जो नेगेटिव सोचते हैं ना, उनका काम नेगेटिव सोचना ही होता है। 4 साल तक कोई बालक यहाँ पे खाली घूम रहा है, ना उसके पास काम है, ना रोजगार है, ना पैसा है, तब उसने कौन से तीर मार लिए? आप देखो कि कई हमारे कितने युवा जो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, जिनके पास पढ़ाई का ऑप्शन नहीं है, वो कितने बालक हमारे बेचारे भटकते घूम रहे हैं। तो जिसको नेगेटिव सोचना है, जिसको मोदी जी के खिलाफ बोलना है, मोदी जी चाहे सोने की बारिश कर दे, उसमें भी कुछ न कुछ कमी ढूंढनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के नौजवानों को देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। भाई 4 साल देश की सेवा करो, फिर आगे अपना कुछ भी काम करो इस देश के लिए। और जब हमारी सेना इस देश के प्रति इतनी समर्पित है, हमारी सेना के जो अफसर है वो ये कह रहे कि राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी योजना है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब सुनने में भी आओ लोग आते हैं जो कि अपने पीएचडी करे हुए बालक से, इतने पढ़े लिखे, वो भी ग्रुप डी के फार्म भरे हैं, जिसकी वजह से बहुत से हादसे भी हुए हैं। एक जगह सुनने में आई थी, जो फिर पाछे से वो रेल एक्सीडेंट होया था, उसमें जो वो ड्राइवर थे या कुछ भी लगा लो, वो ग्रुप डी के बालक थे, जिनकी वजह से हादसा होया था, कुछ ऐसा था सुनने में आया था। उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो हादसा तो किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है, हादसे के ऊपर किसी की नहीं बसाती, और ना हादसे ने कोई अपनी समझदारी से सूझबूझ से टाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी किस्मत में ही लिख रखा होगा तो हादसे रोज होते हैं इस देश में। हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती, सामने वाली गलती होती है। कहने का मतलब ये है कि इतनी बेरोजगारी कैसी होगी, एक पीएचडी करे हुआ भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। देखो टैलेंट जो होता है ना भाई, टैलेंट वाला पीएचडी करके ने अगर वो ग्रुप डी के फॉर्म भर रहा है, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत में कमी है। नहीं तो पीएचडी कर गई, अफसर भी तो लगने लग रहे हैं, अफसर कोई जिक्र नहीं करता। अगर एक आध पीएचडी वाले ने कोई, हो सकता है उसने पीएचडी में अपनी तो ना नहीं लगाया हो, भाई पीएचडी कर, तू नेट कर, कॉलेज में प्रोफेसर लाग, दुनिया भर कॉलेज में प्रोफेसर की सीट खाली पड़ी है, दुनिया लाग रही पढ़ाने खातिर। भाई अपना तू इंस्टीट्यूट खोल, तू कोचिंग दे ना, तू ग्रुप डी के फॉर्म क्यों भरे है? तो अपना कितने ऑप्शन है भाई इस देश में, बहुत घने ऑप्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग मेहनत नहीं करे उड़ोते, या फिर जिन लोगों को अपने पर विश्वास नहीं होता, वो ग्रुप डी का फॉर्म भरो, चाहे खाली बैठो, खाली बहुत है। कोई नु कहता मैं तो खाली बैठे हूँ, तू खाली बैठे तो इसमें मोदी की करे भैया, काम करे, धंधा करे, एक में कामयाबी नहीं मिली दूसरा शुरू कर दे। सरकार कितने युवाओं को लोन देने लग रही है, बिना ब्याज का लोन देने लग रही है कि भाई लोन ले, काम शुरू कर। और मोदी जी ने तो कहा कि 2047 तक हमने अपना राष्ट्र विकसित भारत बनाना है। उसके लिए हर भारतीय जवान को 24x7 24 घंटे और 7 दिन काम करना पड़ेगा, तभी हमारा देश उतने ऊपर जाएगा। या पीएचडी कर कर रुक के मारो, हम तो बेरोजगार हो गए, नौकरी तो देश ऊपर ना जावे, और उनको तो वही रहना। भाई पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो। जैसे हमने कई जगह सर्वे करा तो एक बात और सुनने में आई थी कि एक मजदूर आदमी था, वो बोल रहा था कि जो मोदी सरकार है अपनी, वो 2 किलो आटा जो भी देवा है गरीबा ने, उसकी जगह वो रोजगार क्यों नहीं देती? इस बारे में क्या कहोगे? मतलब उस बंदे की बात यह थी, जो मजदूर थे वहाँ, कि जो ये रोजगार क्यों ना देंदे, तो हमने जरूरत है ना पड़े मोदी के अनाज की। ठीक है, पहली बात तो ये बताओ, क्या जो मजदूरी करते हैं लोग, वो तो एक मजदूर उस भाई ने कह दी। आप अखबारों में ये भी पढ़ते होगे, फलाना रिक्शा चलाने वाले भाई की लड़की ने आईपीएस की परीक्षा पास की, एचपीएस की परीक्षा पास की। लोग अपना मजदूरी करते करते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब वो भाई मजदूर है, उसके पास ना क्वालिफिकेशन है ना एजुकेशन है, तो उसको क्या नौकरी दें भाई घर जाके? दूसरी बात है, 2 किलो नहीं 5 किलो मोदी जी ने आने वाले 5 सालों के लिए जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 5 किलो राशन
मुफ्त राशन, क्योंकि भोजन जो है, भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। पेट भरा रहेगा तो एक में कर पावांगे ना। और जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी भी करके आता है, भाई कभी मजदूरी नहीं मिलती है, कभी कोई बारिश आ गई, कभी मजदूरी पर वैसे नहीं जा पाता है, कभी उसके घर के कोई काम होते हैं, तो जिस व्यक्ति को महीने में 5 किलो राशन जो मिलता है, उससे कितना सारा लगता है उसके घर में। और मोदी ने किसी को रोजगार देने से मना नहीं कर रखा है। वही बात फिर आ गई, जिसमें कुछ करने का जुनून है ना, वो करेगा, वो करेगा। मोदी जी ने चाय बेची, मोदी जी ने कदे किसी दिन नहीं कहा नेहरू जी को कि मैं उस टाइम नेहरू जी थे तो मैंने चाय क्यों बेची, मेरे को रोजगार क्यों नहीं दिया। किसी से कोई उम्मीद नहीं करी, उन्होंने अपना काम करया। कर्मवान जो व्यक्ति होता है, कामदार जो व्यक्ति होता है, किसी के ऊपर दोष नहीं रखता। क्योंकि सरकार हमारे सारे काम, हमको ये कहेंगे भी सरकार हमारे मुंह में टूक दे के जाओगी, या सरकार ही हमारे बच्चों ने पढ़ाओगी, या सरकार ही हमारे बच्चों की विवाह शादियां करेंगे, तो हम क्या करेंगे भैया? हम भी तो इस राष्ट्र के नागरिक हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस देश ने हमको इतना बढ़िया माहौल दिया है, घर दिया है, समाज दिया है, हमें बुद्धि दी है भगवान ने, तो इस देश को देने की बात करो, लेने की बात मत करो भैया। इस राष्ट्र को अगर ऊपर चढ़ाना तो कुछ न कुछ दो, सहयोग दो अपनी तरफ से। जो देश को आगे बढ़ा रहे उनके पैर खींचो मत। मैं तो सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन पहले वहां गए थे लाखन माजरा में सर्वे करने, तो वहां पे जो कांग्रेस के समर्थक थे, जो कांग्रेस का सपोर्टर थे, उनका कहना था कि जो ये अपनी लांडा की पेंशन बढ़ाई है, इससे बढ़िया तो इनका ब्याह ही करवा दो। उस बार हम क्या कहोगे? तो आप ये देखो, ये कितनी बेहुदी बात है। मतलब आप वही बात है, मतलब ब्याह भी सरकार कराओगे इनके। इन कांग्रेसिया ने नौकरी भी सरकार दे दो, इनके ब्याह भी सरकार करवा दो। और किसी के बालक ना होंगे ना, मैं आपको एक बड़ी मजाक की और बात बता रहा हूँ, किसी के ब्याह अगर मान ले सरकार ब्याह करा भी दे, किसी के बालक ना होंगे, फिर इनको बालक भी अपने सरकारें दे दो, बालका ने फिर पढ़ाई भी सरकारें दो। अरे भैया फिर तुम क्या हो? तुम तो फिर उस अपने सरदार से भी आगे निकल गए। ये तो इनका सरदार जो है वो ये उससे भी आगे निकल गए, क्योंकि इनका उसी की बात समझ में आती है। अब बताओ ये कितनी बेहुदी बात है कि भाई ब्याह क्यों नहीं करवा दिए। अरे भैया जो भाई बेचारा कवारा रह गया, जिसका विवाह नहीं हुआ, और जब से हरियाणा में और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर हमारे हरियाणा में बेटियों की क्या स्थिति थी इस कांग्रेस राज में, कहां हमारी आंकड़ा था हमारा बेटे और बेटियों का। हमारी बेटियों का जो आंकड़ा उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। हमारे जो लोग रांडेर हैं, जो जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमारा आंकड़ा जो अनुपात है वो डगमगा रहा है। अब धीरे धीरे हमारा अनुपात ठीक होने लग रहा है, तो सबके विवाह भी होंगे। तो सरकार तो उस दिशा में काम करने लग रही है। पर इन भाई खसमा न बहु कितने देवे सरकार ले गए। लेकिन जो भाई 2-3 भाई हैं, भाई एक भाई अविवाहित रह गया, जब तक वो काम करता परिवार में उसकी वैल्यू होती है। लेकिन कभी जब वो काम करने लायक नहीं रहता तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती है। तो सरकार ने अगर उसको जो पेंशन देने का जो काम किया है वो कोई गलत काम है यार? उसको अपना गुजारे के लिए पैसे मिल जाएंगे तो उसका सम्मान बढ़ाया सरकार ने। तो गगन भाई, इससे पहले किसी और पार्टी से भी आपको ऑफर आया था कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, कांग्रेस, जेजेपी या कोई और? भाई देखो ऐसा है, मैं अपनी बता देता हूं, ऑफर मेरे पास किसी का नहीं आया। और मैं 2012 से अब तो मैंने ऑफिशियली पार्टी ज्वाइनिंग कर ली है। 2012 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था, वोट में इनकी देता था। एक बार 2009 तक हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा खानदान, हम सब कांग्रेसी थे। हम सब कांग्रेस को ही वोट देते थे। लेकिन जब समझदारी आई और देखा कि कांग्रेस किस प्रकार से देश को लूट रही है, किस प्रकार से गरीब लोगों को के अधिकारों को ये लोग अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, अपने भाई भतीजावाद को दे रहे हैं, और अपने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों को चूस रहे हैं। तो जब समाज में ये बिगड़ा हुआ खेल देखा तो दिमाग ने काम किया कि भाई कांग्रेस इस देश को नहीं चाहिए। और एक मतलब दिमाग ने एक फैसला कर लिया था, मन ने एक फैसला कर लिया था कि अब इस देश से में कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। और फिर यही नारा बीजेपी का पाया और यही नारा मोदी जी का पाया, तो वो सोच मैच होगी कि कांग्रेस इस देश को नहीं चाहिए बस। गगन भाई, आपका एक गाना आया था पहले, भारत में हरियाणा, तो आगे आपके क्या सोच है? मतलब भारत में हरियाणा बच जाएगा?
भारत में हरियाणा तो इतना प्यारा गाना तो बजता रहता है, वो तो हमेशा से हर कार्यक्रम में बाजा है, सरकारी कार्यक्रम में बजता है, स्कूलों में बच्चे परफॉर्म करते हैं। वो उस गाने के ऊपर कोई पार्टी छाप लगा नहीं सकती, वो तो सबका गाना है, वो अपने हरियाणा का गाना है। देशा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा, वो हमने अपने हरियाणा के लिए बनाया हुआ गाना है, वो किसी पार्टी के लिए बनाया हुआ गाना नहीं है। 2 लाइन सुनना चाहेंगे उस गाने की? बिल्कुल सुना देता हूँ। मर्द सूरमा वीर कमेरी रागणिया का गाना, देश धर्म जित जानते प्यारा, बालक हो या शाना, लंबे तगड़े छेल गाबरू, सीधा साधा बाणा, बाप की पगड़ी का छोरी, जित जाने मान बढ़ाना, देशा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा, देशा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा। वाह भाई, क्या गजब बात कही है। बिल्कुल भाई। तो भाई जैसे इस गाने के जो बोल हैं आपके, वो सारे कुछ देश के सुधार खातर आओ हैं, जो अपना कल्चर है फिलहाल का, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ, कई आदमी जो है भुंडे गीत भी गाओ हैं। अब इंस्टा पे देख लो, इतना गंदा नाच चल रहा है, गंदे गंदे सिस्टम चाल पड़े, उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो भाई, जो लोग गंदे गाने गा के जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, वो जितनी जल्दी प्रसिद्ध होते हैं उतनी जल्दी वो खत्म भी हो जाते हैं। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो अपने समाज के बारे में नहीं सोचते कि भैया ये सबसे पहले हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं और ये समाज अपना है, ये देश अपना है, ये संस्कृति अपनी है, हमने इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। भाई 2-4 दिन और लेट तू कामयाब हो जाना। और जो असली टैलेंट जिसके पास होता है वो कभी इन टुच्ची हरकतों का सहारा नहीं लेता है। तो मैं तो सभी कलाकारों से प्रार्थना यही करना चाहता हूं कि भाई आप अपनी कलाकारी इस राष्ट्र के लिए कलाकारी करें, जिससे हमारा देश और हमारा समाज मजबूत हो। ऐसी कलाकारी आप करें, ऐसे आप गाने बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं, अपने समाज को और राष्ट्र को आपकी कला से कोई नुकसान होए, इसी चीजों से बचना चाहिए और बचो भाई। सुनने में आया था कि आप आगे कोई फिल्म का भी वो है आपका, फिल्म में आने का? मैंने फिल्म शुरू की थी, एक फिल्म मैं बना चुका हूँ, 2-3 फिल्म हैं अभी उन पे काम चला हुआ है। और आने वाले टाइम पे मैंने कुछ टाइम बीच में इसी प्रकार से थोड़ा अध्यात्म साधना का मेरा जीवन मैंने इसीलिए जिया कि जीवन में कुछ और करने का मन था, कुछ और बड़ा करने का मन था। तो वो अभी मतलब आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे और सारे के सारे राष्ट्रवाद से संबंधित ही आएंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि यदि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र अच्छा है, हमारा समाज बढ़िया है, तो ही हम सुरक्षित है और अच्छा काम कर पाएंगे। तो ठीक है, सभी भाई अपना अपना काम कर ले रहे, लेकिन मेरा विचार ये है कि हमने अपने राष्ट्र के लिए ही काम करना चाहिए। तो अपने हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे आप? आप हरियाणा टीवी के जो दर्शक हैं उन सब से मैं एक अपील पुरजोर करना चाहता हूं कि ये भारत देश जो हमारा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की जो रीढ़ की हड्डी होते हैं वो होता है वोटर, यानी कि हमारा वोट। और ये 5 साल में एक बार समय आता है मतदान करने का। किसी को वोट दो, मैं ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दो, आप जिसको जो अच्छा लगे उसको वोट दो, लेकिन जरूर वोट दो। और वोट देते समय ये ध्यान जरूर रखो कि हमारे देश का जो भविष्य है वो किस प्रकार सुरक्षित रहे, हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, और राष्ट्र के लिए कौन अच्छा है। चोर लुटेरों को छोड़कर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले लोगों को वोट दें, लेकिन मतदान जरूर करें। कोई भी कार्य जो है वो हमारे राष्ट्र से ऊपर नहीं है। कई लोग तो मतलब ये सोचते हैं कि आज तो छुट्टी है, आज तो घर पे ही रहे, आज आराम करें, वोट करने की क्या जरूरत है। ऐसा ना सोचें। कोई भाई पिकनिक पे चले जाते हैं, सारे काम बाद में करें। कितने ऐसे उदाहरण आते हैं, अभी पीछे मैंने अखबार में पढ़ा, एक माँ और एक उसकी बेटी, एक बहू, मतलब घर में जवान आदमी की एक्सीडेंटल मौत हो गई थी, उसको दाग बाद में दिया, पहले मतदान करके आए। तो कितने ऐसे उदाहरण हैं जो सबसे पहले मतदान समझते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि मतदान जरूर करें। तो भाई सारे भाइयों ने देखा, गगन भाई ने भी अपना कलाकार का जो इनका किरदार था वो भी पीछे करके अपने देश सेवा के लिए निकल पड़े हैं भाई। तो
देखते रहिए हरियाणा टीवी। आगे भी आपने मिलांगे एक नए चेहरे के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार।